नमस्कार दोस्तों। गुजरात राज्य के मेहसाना जिला में एक छोटा सा नगर वडनगर, जहां 17 सितंबर 1950 के दिन हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म होता है। मोदी जी सिर्फ 8 साल के एज में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 1965 में गुजरात के कच्छ बॉर्डर पे हमला कर देता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी फौजी को बहुत करीब से देखते हैं। उसी वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने फौजी के प्रति और अपने देश के प्रति दिल में प्यार उमड़ने लगता है, देशभक्ति का बीज पनपने लगता है। और उसी वक्त मोदी जी वडनगर से मेहसाना जिले तक पैदल जा करके फौजियों को चाय पिलाते थे। उस वक्त मोदी जी अपने पिता के साथ वडनगर स्टेशन पे चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी 17 साल की एज में अपने घर द्वार को छोड़कर अपना उपनाम अनिकेत रखा, अन्य जिसका कोई घर द्वार ना हो, और ये स्वामी विवेकानंद की दीक्षा भूमि बेलूर मठ जा पहुंचे। सन 1971 में इंदिरा सरकार ने मोदी सहित अन्य युवाओं को पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करने के जुर्म में हिरासत में ले लिया। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में हमारे मोदी जी का भी काफी अहम भूमिका है। 6 दिसंबर 1986 को आरएसएस के संघ चालक बाला साहब देवरस के निर्देश पे पहली बार मोदी जी बीजेपी में ज्वाइन हुए। तो दोस्तों आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का पूरी जीवन की कहानी डिटेल में आगे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं मोदी जी के उन सच्चाइयों के बारे में बात करने वाला हूं जिनके बारे में आज के समय में कोई बात नहीं करता। गुजरात राज्य के मेहसाना जिला में एक छोटा सा नगर वडनगर, जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, जो इतिहास में कभी अनर्थपुर तो कभी अनंतपुर तो कभी सकंदपुर के नाम से जाना जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, जिन्हें सभी दामोदर काका कहते थे। काला वासुदेव चौक के पास दामोदर काका का घर होता था और उस वक्त दामोदर काका का स्टेशन पे चाय की दुकान थी और वो साथ साथ नमक पीसने का भी काम किया करते थे। मोदी जी के माता का नाम हीराबेन मोदी थी। नरेंद्र मोदी कुल 6 भाई बहन हैं, जिनमें से नरेंद्र मोदी जी तीसरे नंबर पे आते हैं और नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। मोदी जी की एक बड़ी बहन भी थी जिनका बचपन में ही देहांत हो चुका था। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के कुल 5 बेटे थे। मोदी जी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के कुमार सालावन विद्यालय में हुआ और हाई स्कूल वीएन विद्यालय। स्कूल में सभी नरेंद्र मोदी को एंडी कह के बुलाते थे। बचपन में ये शरारती तो करते थे, लेकिन इनमें नेताओं वाले गुण भी थे। ये अपने क्लास में मॉनिटर बनते थे। मोदी जी अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद पिताजी के साथ स्टेशन पे चाय बेचने जाते थे और उस दौरान यात्रियों से बात करते करते उनकी हिंदी अच्छी हो चुकी थी। मोदी जी की फैमिली इस वक्त बहुत ही गरीबी में गुजारा कर रही थी। इस दौरान मोदी जी के माता जी दूसरों के घर में जाके काम करती थी और अपने बच्चों की पालन पोषण करती थी। लेकिन मोदी जी बचपन से ही साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन थे। मोदी जी कभी अपने शर्ट को लोटा से इस्त्री कर लेते थे तो कभी चौक से अपनी बूट को चमका लेते थे। लोग भले आज बोलते हैं कि मोदी जी बड़ा प्रेजेंटेबल रहते हैं, अच्छा सूट बूट पहनते हैं, लेकिन उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो बचपन से ही शौकीन थे। नरेंद्र मोदी जब 8 साल के थे तब इनके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब वो अपने हिंदी के शिक्षक चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वडनगर के इसी शाखा में वकील साहब के नाम से मशहूर संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार खुद इस सभा के सेवकों को संबोधित करने के लिए आए। लेकिन वकील साहब की इस बातों को सुनकर मोदी जी बहुत प्रभावित हुए। वकील साहब ने मोदी जी को देश सेवा के प्रति देशभक्ति का बीज बो दिए और यह सब सुनने के बाद मोदी जी फिर से वकील साहब से मिलने के लिए भी गए, जिन्हें आज हम लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं। उनका जीवन उसी वक्त आंदोलित हो उठा था वकील साहब के इस भाषण को सुनकर। देश के प्रति और अपने समाज के प्रति देशभक्ति का बीज उसी वक्त उनके दिल में बो दिया गया था और उसी वक्त से नरेंद्र मोदी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य में जुड़ गए। वो चाहे गुजरात महा आंदोलन के लिए लोगों को जुटाना, चाहे स्कूल के दीवारों को टूट जाने पर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करना, वो सभी इन कामों में सबसे पहले होते थे। इसी टाइम 1962 में चीन से भारत लड़ाई में हार गया, जिससे नरेंद्र मोदी का दिल और भी देश सेवा के लिए उत्साहित हो उठा। नरेंद्र मोदी आर्मी स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी गरीबी में थे। उनके पास पैसा न होने के कारण ये सपना उनका टूट गया। लेकिन नरेंद्र मोदी
आर्मी बनने का शौक एनसीसी में जुड़कर पूरा किया। पाकिस्तान ने 1965 में गुजरात के कच्छ बॉर्डर पे हमला किया। उस वक्त मोदी जी ने फौजी को बहुत करीब से देखा था और वो डेली वडनगर से चल करके मेहसाना जिला जाते थे और फौजियों को चाय पिलाते थे। नरेंद्र मोदी 17 साल की एज तक बहुत ही ज्यादा विचारशील और देशभक्त बन चुके थे। इस दौरान इन्होंने अपना उपनाम अनिकेत रखा, यानी जिसका कोई घर द्वार ना हो, और 17 साल की एज में ही अपना घर को त्याग दिया और स्वामी विवेकानंद की दीक्षा भूमि बेलूर मठ जा पहुंचा। लेकिन वहां इन्हें दीक्षा सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाई क्योंकि इनका ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं था और बेलूर मठ का एक नियम था कि यहाँ दीक्षा सिर्फ उन्हें ही मिल पाएगी जिनका कम से कम ग्रेजुएट कंप्लीट हो, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी का सन्यासी बनने का सपना भी टूट गया। और फिर मोदी जी ने इसी वक्त भारत भ्रमण का निश्चय किया। कुछ दिन बाद फिर से मोदी जी वकील साहब से मिले। वकील साहब ने मोदी जी को फिर से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वकील साहब ने नरेंद्र मोदी का रहने का ठिकाना आरएसएस का यही शाखा में कर दिया। नरेंद्र मोदी का जीवन को एक महान हस्ती बनाने में वकील साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बात खुद नरेंद्र मोदी भी बताते हैं। इसी दौरान 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश पे अटैक कर दिया और तब इंदिरा गांधी के कोई भी कदम ना उठाने पर दिल्ली में युवाओं ने पाकिस्तान दूतावास को घेर लिया। इनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक मेंबर थे, लेकिन इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले को हिरासत में ले लिया। देश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया। और इसी दौरान मोदी जी भी तिहाड़ जेल गए थे। मोदी जी का 21 वर्ष में पहला आंदोलन था और फाइनली इंडियन सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बना एक आजाद बांग्लादेश। वडनगर के गौरी कुंड में हर साल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर मेला लगता था। उस वक्त मोदी जी के पिताजी ने उन्हें 1 रुपया देते थे मेला देखने के लिए, लेकिन मोदी जी 1 रुपया को भी अन्य दोस्तों की मदद से 1-1 रुपया इकट्ठा करके उस मेले में चाय की स्टॉल लगा लेते थे और वहां से पैसे कमाते थे। और इसी वक्त देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई थी। जो मोदी जी के पास पैसा इकट्ठा हुआ उससे बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने मदद भी किया। एक बार 1973 में एलडी कॉलेज के अहमदाबाद हॉस्टल के मेस बिल में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके लिए मोदी जी सहित अन्य छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और यह आंदोलन सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी के विरुद्ध ऐतिहासिक नवनिर्माण आंदोलन के रूप में छिड़ गई। और इस आंदोलन ने गुजरात से चिम्मन भाई पटेल की कांग्रेस की सरकार को भी उखाड़ दिया, यहाँ तक कि इंदिरा सरकार को भी हिला दी। और इस दौरान गुजरात में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इंदिरा गांधी के सरकार के समय एक और राजनीति भूकंप आई। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के राजबरेली सांसद के तौर पे हुए चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी 1971 में हुए चुनाव में सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग में दोषी पाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ नहीं रुकी। इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन इंदिरा गांधी का सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। सारे विरोधी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। न्यूज़पेपर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकती थी। कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होने से पहले अच्छी तरह से चेकिंग होती थी। अगर कांग्रेस के खिलाफ और इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसे पब्लिश होने नहीं दिया जाता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होकर देश को बचाने के बारे में सोच रहे थे। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी को ढूंढ रही थी और तभी नरेंद्र मोदी कभी सरदार बनकर, तो कभी सन्यासी बनकर, तो कभी साधु बनकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेताओं को मदद कर रहे थे। फाइनली 21 मार्च 1977 को देश में इमरजेंसी हटी, फिर से चुनाव हुए और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन पाए। देश में नए समीकरण बने और मोदी जी को भी नई जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी को गुजरात से संबंधित आपातकाल के इतिहास को लिखने को कहा गया। नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था संघर्षमय गुजरात। इस किताब में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ कैसे आंदोलन चला और किस तरह से यह आंदोलन सफल हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस पूरे आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल था
वह भी लिखा गया। और फाइनली इस पुस्तक का लोकार्पण चीफ मिनिस्टर बाबू भाई जस भाई पटेल ने की। इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का एज 27 का था। नरेंद्र मोदी वकील साहब की बात मानते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए किया। 6 दिसंबर 1986 को आरएसएस के तत्काल संघ चालक बाला साहब देवरस के निर्देश के अनुसार पहली बार मोदी जी बीजेपी में भेजे गए। इन्होंने 1.5 दशक तक आरएसएस का कार्यभार को अच्छे से संभाला। आरएसएस से बीजेपी में शामिल होते ही नरेंद्र मोदी के पास एक बड़ी चुनौती आई, लेकिन इस चुनौती को भी इन्होंने अवसर में बदल दिया। अहमदाबाद में नगर निगम का चुनाव था, जिसमें रणनीति और प्रचार का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के हाथ में ही था। और इस दौरान इन्होंने एक नारा दिया, आएगी तो बीजेपी, आएगी तो भाजपा। अहमदाबाद में नगर निगम के जीत के बाद मोदी जी को गुजरात में बीजेपी का संगठन महामंत्री बना दिया गया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के गुजरात में जड़ें मजबूत करने के लिए आतरा रणनीति अपनाई। 1987 में किसानों के मुद्दे को लेकर न्याय यात्रा शुरू की और 1988 में आदिवासी इलाकों को केंद्र में रखते हुए लोक शक्ति यात्रा की। 1988 में मोदी जी कैलाश मानसरोवर भ्रमण में निकल गए, लेकिन उधर से वापस आते ही उन्हें पता चला कि उनकी पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। मानो उनके पिताजी नरेंद्र मोदी जी का आने का इंतजार ही कर रहे थे। मोदी जी से मुलाकात के बाद उनके पिताजी हमेशा के लिए आंख बंद कर लेते हैं। इसी दौरान मोदी जी के लाइफ में एक बहुत बड़ा अवसर आता है। बोफोर घोटाले के साये में 1989 में लोकसभा चुनाव होता है। गुजरात में जनता दल के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ती है। इस वक्त मोदी जी को रणनीतिक कुशलता दिखाने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। गठबंधन के तहत गुजरात में बीजेपी 12 सीटों से चुनाव लड़ती है और सभी सीटों पे बीजेपी की जीत होती है। और अब नरेंद्र मोदी का सिक्का गुजरात में और भी जम गया। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर के साथ मोदी जी एक और बड़ी यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की गई और इस यात्रा का नाम दिया गया एकता यात्रा। और इस यात्रा में नारा 3 था, धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ और भारत देश बचाओ। और इसी वक्त कश्मीर में पंडितों की हत्या, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार और पलायन हो रहा था। और मोदी संघ का ये जिद था कि जान रहे चाहे चले जाए, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा कर ही दम लेंगे। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, आतंकवादियों की धमकी के बाद भी वहां तिरंगा झंडा फहराया गया। नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 1995 को गुजरात के संगठन महामंत्री पद का त्याग बीजेपी के इंटरनल फैसलों के अनुसार कर दिया, जो कि पार्टी के हित में ही था। और 20 नवंबर 1995 को मोदी जी गुजरात छोड़कर दिल्ली आ गए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बन गए। अब नरेंद्र मोदी को हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर का भी भार मिला। और नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूझबूझ ने यहाँ भी कमाल दिखाया। सन 1998 में बीजेपी का सरकार हिमाचल प्रदेश में भी बनी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल जी बने। बीजेपी पूरे देश में मजबूत होती चली जा रही थी, लेकिन मोदी जी के गृह प्रदेश में ही कमजोर होती चली जा रही थी। साल 2000 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में ज्यादातर जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। समस्त देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन यह दिन गुजरात के लिए काल बन करके आया। भूकंप की जोरदार झटकों के कारण 10,000 से ज्यादा लोगों की जान एक साथ चली गई। गुजरात के कच्छ में सबसे ज्यादा जान माल की नुकसान हुई। यहाँ की हालात बिल्कुल ही खराब हो गई। गुजरात में भूकंप के इस काल खंड में राहत और बचाव के काम में स्थिरता के कारण यहाँ के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पर गंभीर आरोप लगने लगे, काफ़ी सवाल उठने लगे। और फाइनली सितंबर महीने में साबरकांठा के लोकसभा सीट और साबरमती के विधानसभा सीट पे फिर से उपचुनाव हुई और दोनों जगह पार्टी की हार हुई। और यह हार बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय था। 1 अक्टूबर 2001 को माधवराव सिंधा के साथ विमान दुर्घटना में मारे गए कैमरामैन गोपाल सिंह बिष्ट का दिल्ली में अंतिम संस्कार हो रहा था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। और इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात वापस लौटने का फरमान मिला और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला और गुजरात का मुख्यमंत्री पद को अच्छे से संभाला। अब नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।